चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हम करेंगे आस्था के महाकुंभ की। संगम नगरी में चारों दिशाओं से भक्ति की अद्भुत बयार बह रही है। आज हम कुंभ में पंच योग के दर्शन आपको करवाते हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, चैंपियंस भी इस शुभ घड़ी का लाभ उठा रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का अमृत कमा रहे हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम संगम पहुंचकर बेहद उत्साहित दिखी। उन्होंने न सिर्फ गंगा में डुबकी लगाई, हवा में पंच कर अपनी खुशी का भी इजहार किया। महाकुंभ में योग और ध्यान की पाठशाला लगाई। ड्रोन शो में राष्ट्रभक्ति के रंग दिखे, तो वहीं शिव आनंदम कार्यक्रम में महादेव के 7 रूपों के भक्तों ने दर्शन किए। जाहिर है संगम नगरी में हर ओर आस्था भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं। कुंभ में सनातनी संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। दरअसल ये उत्सवी रंग हैं जिनकी छटा देखते ही बन रही है, जहां संगम तट पर ड्रोन शो के जरिए आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत मेला दर्शाया गया। वहीं संगम तट पर विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम भी आस्था की बयार में बहती नजर आई, तो योग गुरु स्वामी रामदेव भी संगम नगरी में योग और ध्यान की बारीकियों सिखाते दिखे। संगम के पावन तट पर स्नान, ध्यान और दान की परंपरा निभाई जा रही है। रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंची हैं। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसी दौरान मैरी कॉम संगम में दौड़ भी लगाती हैं और अपना बॉक्सिंग पंच दिखाकर उन्होंने अपनी खुशी और उत्साह को बयां भी किया। आस्था के इस महाकुंभ में योग की भी चर्चा हो रही है। यहाँ बने एक खास शिविर में योग गुरु रामदेव लोगों को अध्यात्म के साथ साथ योग से भी जोड़ रहे हैं। जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान के साथ ही इस योग शिविर में भी पहुँच रहे हैं और बाबा रामदेव के योग के गुर सीख रहे हैं। अब संगम की रेती पर एक और शुभ तस्वीर देखिए। संगम की रेती पर इस पावन पवित्र उत्सव में विदेशी श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति के इस उत्सव में ग्रीस से आई एक विदेशी महिला ने हिंदू रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ से शादी भी रचाई। We chose Prayagraj Mahakumbh, the specific date, because we know that at this point of time it's the best place, probably not just in the country or in the world, but in the universe to be, where all forms of divinities, all forms of holy places, pilgrimages, everything is present here. मेरा नाम Penelope है. We just wanted to enjoy every moment and have this opportunity to be with all the spiritual people, all the saints, the amount of blessings we received, all the devis and devatas that were here for us, for our wedding as witnesses, was आस्था के इस दिव्य और भव्य मेले में ड्रोन शो के जरिए भी समुद्र मंथन की दिव्य झांकी दर्शाई जा रही है। शंख बजाते एक साधु और संगम के पवित्र जल में डूबे एक सन्यासी की तस्वीरों ने ड्रोन शो में आस्था और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ दिया। करीब 2500 ड्रोन्स के जरिए आसमान में ये शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महाकुंभ के महत्व और संगम स्नान का महत्व खास तौर पर दर्शाया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की रातें कुछ ऐसे भी रोशन होती हैं, यानी जमीन पर ऐसा लगता है सितारे बिछ गए हैं, आसमान में ऐसा लगता है जैसे सनातन के तमाम प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। कहीं वो सागर मंथन का दृश्य दिखाई पड़ता है, कहीं उसमें शंख बजता है, कभी चक्र, और ये अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हुई दिख रही हैं। ये ड्रोन शो है जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा सनातन की उस धारा की तरह। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस शो में मेक इन इंडिया ड्रोन के जरिए परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम पेश किया जा रहा है।
जाहिर है आस्था, संस्कृति और परंपरा के अद्भुत मेले में तमाम रंग मौजूद हैं, जिनकी दिव्यता और भव्यता महाकुंभ को और भी ज्यादा खास बना रही है। प्रयागराज से संजय शर्मा, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में आस्था और भक्ति के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। भक्तों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक भव्य और दिव्य शो का आयोजन बीती रात महाकुंभ क्षेत्र में किया गया, जहां भक्तों को भगवान शिव के 7 स्वरूपों के दर्शन का सौभाग्य मिला। प्रयागराज में संगम की रीति पर आयोजित महाकुंभ में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पूजा, प्रवचन और ध्यान श्रद्धालुओं को आकर्षित तो कर ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक हो रहे आयोजन भी भक्तों की आस्था में दिव्य भक्ति का संचार कर रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 9 में शिव आनंदम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शो में भगवान भोले भंडारी के 7 स्वरूपों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देख श्रद्धालु आस्था से निहाल हो गए और भक्ति के आनंद में गोते लगाने लगे। इस कार्यक्रम में महादेव का वेश धारण कर कलाकार रैंप पर जब उतरे तो महादेव के तांडव से जुड़ी नृत्य मुद्राएं भगवान की शोभा बढ़ा रही थी। इस खास आयोजन का उद्देश्य आधुनिक पीढ़ी को भगवान शिव से जुड़े अलग अलग पक्षों के पीछे छिपे विज्ञान को उजागर करना था। भगवान शिव के आभूषणों और वेशभूषा जैसे कि उनके जटाजूट, त्रिशूल, बाघंबर वस्त्रों के पीछे छिपे विज्ञान और उसकी आध्यात्मिक प्रासंगिकता से परिचय कराना था। In their respective directions. तब भीतर से प्रकट हुए कई बहुमूल्य रत्न, 4-tusked elephant Airavat, Lord Vishnu's conch Panchajanya and many more. देव और दानव जो कर रहे थे अमृत का इंतजार became curious. शिवमय बैकग्राउंड म्यूजिक की धुन पर मॉडल्स ने मंच पर महादेव के अलग अलग रूपों को बखूबी निभाया, तो नृत्यांगनाओं ने समुद्र मंथन को डांस के फॉर्म में प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर दर्शक इस शिवमय आयोजन को देखकर आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। We adore the Neelakantaya, the blue throat Lord. आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अब आपको क्रिकेट की दुनिया के सितारों की एआई जनरेटेड आध्यात्मिक तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन समेत तमाम खिलाड़ी साधु संत के वेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं। भारत आर्मी की ओर से इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों की साधु के रूप में कल्पना की गई है। बहरहाल क्रिकेट प्रेमियों को स्टार क्रिकेटर्स की ये अनूठी तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं। जहां प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वहीं आसपास के जिलों के तीर्थ स्थलों पर भी आपको बता दें, अपने आराध्यों के दर्शन पूजन के लिए आस्था का प्रवाह उमड़ रहा है। ऐसे में अयोध्या हो या काशी, हर जगह भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भले ही भक्तों को दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़े, लेकिन उनकी आस्था कम नहीं हो रही है। मानवता का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ, जिसकी आभा दुनिया भर में बिखर रही है। महाकुंभ का वैभव देखने रोजाना श्रद्धालुओं का रीला उमड़ रहा है। जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र जलधारा श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत है, उसी संगम की रेती पर साधु संत, गृहस्थ, कल्पवासियों का डेरा लगा हुआ है। तभी तो चारों दिशाओं से कुंभ नगरी में आस्था और विश्वास का प्रवाह बना हुआ है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की ओर मुड़ती भी नजर आ रही है। काशी की धरती पर मंदिर मंदिर जहां नजर डालिए, वहां श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
इस उद्देश्य के साथ कि पहले प्रयागराज में संगम स्नान और फिर काशी में बाबा के दरबार में हाजिरी दे आएं, यानी एक पंथ दो काज। हालांकि वाराणसी पहुंचे इन श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल बाबा विश्वनाथ हो या काल भैरव दर्शन पूजन, व्यवस्थाओं को लेकर कुछ समस्याएं श्रद्धालुओं को यहाँ झेलनी पड़ रही हैं। घंटों लाइन में खड़े ये लोग अपने आराध्य के दर्शन की आस में खड़े हैं। मंदिर के लिए 2 से 3 घंटा हो गया इधर खड़े खड़े। एक लाइन लगी हुई है, मंदिर के जाने के लिए व्यवस्था है पूरी, पर जो लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस है वो अपना काम कर रही है, पर पब्लिक मान ही नहीं रही उनकी। चलते हैं, पहले तो हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए, लेकिन वहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। काफी लाइन लगा हुआ था, काफी भीड़ होने के कारण, व्यवस्था सही नहीं हो रहने के कारण क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि भैरवनाथ के मंदिर आए, और भैरवनाथ के मंदिर में भी काफी भीड़। हालांकि पुलिस प्रशासनिक मशीनरी काशी पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आवाजाही समेत कई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कर रहा है, क्योंकि मुद्दा आस्था और भक्ति से जो जुड़ा है। प्रयागराज संगम में स्नान और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाने के बाद श्रद्धालु राम नगरी का भी रुख कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से खचाखच भरा राम मंदिर परिसर, और इस बीच दर्शन व्यवस्था को देख यहाँ पहुंचा हर श्रद्धालु खुश है। जिसको रामलला के दर्शन हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, तो किसी को अभी भगवान के उस दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन का इंतजार है। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य दिव्य मंदिर बनाया है, और वातावरण देख के और यहाँ की भक्ति सब लोगों की देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुंभ प्रयागराज भी जाके आए हैं, वाराणसी भी जाके आए हैं, और फिर यहाँ आए हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई किसी भी प्रकार की किसी भी दर्शनार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही शांति से सबके दर्शन हो रहे हैं। व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहा श्रद्धालु आसपास के तीर्थ स्थल भी जाए, यूपी में तीर्थाटन को बढ़ावा देने की यही कोशिश रंग लाती भी नजर आ रही है। आस्था का ये प्रवाह प्रयागराज के साथ दूसरे तीर्थ स्थलों पर भी बना रहे, इसके लिए ही प्रशासन का दर्शन पूजन का सुलभ और सुगम व्यवस्था पर जोर है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और भक्ति की बात, अब बात बदलाव की। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। देश के पहले समान नागरिक संहिता बिल में किसी धर्म विशेष का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कई नियमों के बदलाव के लिए रूढ़ी, परंपरा और प्रथा को खत्म करने को आधार बनाया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। बिल के ड्राफ्ट में शादी तलाक प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदु भी शामिल हैं। यूसीसी लागू होने से खासकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। यूसीसी से जुड़े कुछ और अहम पहलुओं को यहाँ समझिए। उत्तराखंड के इतिहास में एक नए दौर का आगाज है। समरसता और समानता के नए युग का शुभारंभ हुआ है। समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। सीएम धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने के साथ ही इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। मनोज रावत ने सबसे पहले यूसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। मनोज के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। ऑनलाइन में हमने बहुत इजीली अपने फॉर्मेट सारे फिल करे और फोटो भी इजीली अपलोड हो गई, सब चीज डिटेल अपलोड हो गई, और बाद में लास्ट में अपना जैसा हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं नॉर्मल पेमेंट भी इजीली हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। और अभी आपने रजिस्टर किया है अपना शादी को आपने रजिस्टर किया है, तो जो जिलेवार जो एरियाज में रजिस्टर हुआ, तो क्या रजिस्ट्रार का फोन आया या किसी तरीके से आपसे संपर्क हुआ या सीधे आपके पास इसका सर्टिफिकेट आ गया? ये अभी हमने फर्स्ट टाइम किया, तो अभी ऐसा कुछ वेरिफिकेशन अभी डिटेल हम पे नहीं आई है, लेकिन इजीली हमारा अप्रूव हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक के सभी नियम सभी धर्म के लोगों पर एक समान लागू होंगे। इसके साथ ही अब से हलाला, इद्दत, बाल विवाह, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक होगी।
अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों को छोड़कर यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। विवाह धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रावधान के अनुसार हो सकता है। शादी के लिए पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होना जरूरी है। इस कानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। विवाह के साथ ही तलाक में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संपत्ति में बच्चों का भी बराबर का अधिकार होगा, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप से जन्मा बच्चा ही क्यों न हो। साथ ही ये कानून बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा गया था। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी। और आज समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? कमला नगर मार्केट, नॉर्थ दिल्ली, लाजपत नगर। नॉर्थ दिल्ली में सबसे अच्छा खाना मिलता है। आज ही बल्कि मैं खाकर आई हूँ नान, आलू वाले नान। मजा आ गया। ओल्ड दिल्ली में। तो आलू वाले नान या वो स्टफ्ड, उसे स्टफ्ड कुलचा बोलते हैं ना? नहीं, वो कुलचा नहीं था, वो नान ही था, बस उसमें आलू थे, कुछ अलग था, पर बड़ा मजेदार। कहाँ ओल्ड दिल्ली में? कहाँ? एड्रेस बताया करो। ओल्ड दिल्ली में है जहाँ पे वो रेलवे ब्रिज है ना, उसके पास था। मुझे पर्टिकुलर जगह नहीं पता, पर उस जगह पे खाने पीने के बहुत सारे हैं। मैं तो कुछ दिन से डाइट पर हूँ, तो मैंने खाना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आप महाकुंभ होके आई है तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम जब खाने पीने की बात करें तो आप समझ आया करिए कि यहाँ पर चुनावों की बात भी हो रही है। तो आज हम आपको खाने के साथ साथ जरा चुनावी जायका भी दिखाते हैं। आपको बता दें कि 25 साल से भी ज्यादा पुराना एक फूड सेंटर है जिसका नाम है कुमार पाव भाजी कॉर्नर। लोगों के इस फेवरेट फूड सेंटर पर अपने समर्थकों संग कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे। पाव भाजी और वड़ा पाव के चटकारों के साथ तीखे मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो वहीं पर प्रचार अभियान पर निकले बीजेपी उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने भी कृष्णा नगर की जनता के मिजाज को भांपा। देखिए क्या कुछ बातचीत हुई। वड़ा जो बनेगा विकास बग्गा और पाव बनेगा अनिल गोयल और खाएंगे राजू जी। मिर्ची लगेगी बीजेपी को और कहते हैं आम आदमी पार्टी को, विकास बग्गा को और डॉक्टर साहब को। भाई पाव की ज्यादा बात करते हैं, जिसके पाव यहाँ टिके हुए हैं वो पाव इस बार उखड़ने वाले हैं। और बड़ा जो है वो जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और बड़ी पार्टी का हमारे राजू जी है। टफ फाइट होगी इस बार, तीनों पार्टियों में नेक टू नेक बैटल होगा। मैं आ गई हूँ आपको आज लेकर कुमार पाव भाजी कॉर्नर पे, और ये जो चौक है वो फेमस ही इस कुमार पाव भाजी के नाम से है। बेहद ही मशहूर है यहाँ की पाव भाजी और साथ ही साथ बड़ा पाव। 25 साल से भी ज्यादा पुरानी जो है ये दुकान है, जिसके लोग दीवाने हैं। पाव भाजी के तो है, लेकिन दिन के समय में यहाँ पे लोग आपको इस तरीके से वड़ा पाव के चटकारे लेते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं चटकारे की ही बात करूंगी, कैसा है? तीखा चटकारा एकदम या नहीं? बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ का। हम बचपन से इनकी पहले तो पाव भाजी खाते थे, अब वड़ा पाव उन्होंने 3-4 साल से शुरू किया है, अब वो भी शुरू किया है तो वो भी बहुत अच्छा है इनका, अच्छा ऑप्शन है। मिठास भी है इसके अंदर, चटकारा भी है, इसमें लाल मिर्ची भी है और हरी मिर्ची भी है। अच्छा, पार्टी कौन तीखा लगाने वाली है इस बार, ये बता दो। इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस बैक होने वाली है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली वासी तंग आ चुके हैं, और दिल्ली पूरी की पूरी पोल्यूशन से लिप्त हो चुकी है। लोग अब दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जिस प्रकार से आज लोग कहते हैं कि हमें सही है फिर से शीला दीक्षित वाली दिल्ली, वो दिल्ली जिसमें सीएनजी आई, प्रदूषण को कम किया, पेड़ पौधे लगाए गए, दिल्ली को हरा भरा किया गया, ये सारे कार्य कांग्रेस की सरकार के टाइम में। टफ फाइट होगी इस बार, तीनों पार्टियों में नेक टू नेक बैटल होगा। इस बार तो सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि सिर्फ बीजेपी फेवर है, बीजेपी फेवर है। अब वो बीजेपी और आप वाला जमाना चला गया। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो कांग्रेस थी, जिसको लोग सबसे नीचा दिखा रहे थे, इस बार लगता है वही टॉप करेगी। मैं जहाँ जा रहा हूँ मैडम, आप मेरे से चलिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप मुझे यहाँ मिल गए हैं तो मैं आपको भेजूंगा वीडियो वहाँ पर। तो इतनी जबरदस्त सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बह रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हमसे लड़ रहे हैं, पहले ये ठीक कराओ, पहले ये ठीक कराओ।
तो ये राजमहल और ताजमहल के अंदर भी झगड़ा चल रहा है इनका। वो कह रहे हैं इन्होंने राजमहल बना दिया, वो कह रहे हैं शीश महल बना दिया इन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ राजमहल शीश महल। गरीबों के महल का क्या? तो गरीबों का महल कुछ नहीं है ना, गरीबों के महल तो टूट रहे हैं। अच्छा, कितने तरीके की वैरायटी है यहाँ पे? हाँ भैया, कितने तरीके की वैरायटी है? 2 तरह की होती है, आलू वाले बड़ा पाव, पनीर बड़ा पाव। और पाव भाजी? पाव भाजी शाम को 5 बजे, पाव भाजी वेज पुलाव मसाला पाव। सबसे पहले मैं एक बाइट लूंगी, क्योंकि हालांकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन जितनी इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि मशहूर बहुत है और मेरा गला ठीक हो जाएगा, तो एक बाइट तो मैं डेफिनेटली लूंगी। यहाँ विकास नहीं हुआ। हमने खुद अपनी प्रॉपर पार्टी को छोड़कर, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने बग्गा जी पर विश्वास किया। और बग्गा जी पर जो विश्वास हमने किया वो विश्वास पर खरे उतरे नहीं। पब्लिक के हाथ में तो मोस्टली बहुत कुछ लग नहीं रहा है। मोदी जैसे इंसान आए तो हमारे देश को कुछ तरक्की हुई है। जिसके पाँव यहाँ टिके हुए हैं वो पाँव इस बार उखड़ने वाले हैं। और बड़ा जो है वो जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और बड़ी पार्टी के हमारे राजू जी हैं। सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल ही यही है, बीजेपी ने अपना पहला जो संकल्प पत्र अभी जारी किया है उसमें बहुत सारे फ्रीबीज की बात हो रही है। एक तरफ आप लोग मना करते हो कि नहीं हम मुफ्त की चीजें कभी रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, दूसरी तरफ भरमार है उसके अंदर। रेवड़ी और फ्रीबीज में फर्क है। व्हाट इज रेवड़ी? रेवड़ी जनरल आपने कह दिया 2100 रुपए देंगे हर महिला को देंगे, वो संभव ही नहीं है। तो और फिर इसीलिए वो काम कर ही नहीं पाते। फ्रीबीज है जो टारगेटेड लोग हैं उनको देने का। टारगेटेड से मतलब है गरीब लोगों को देना, अंतिम व्यक्ति तक वो फायदा पहुंचे। तो हमारा आप देखो 2500 रुपए गरीब महिलाओं को देंगे, प्रति माह देंगे। अटल कैंटीन योजना 5 रुपए में खाना देंगे, वो कहाँ देंगे? गरीब बस्ती में देंगे। पहला मुद्दा है यहाँ की सड़कें हैं। ये सब सड़कें पिछले 10 साल से बनी ही नहीं है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। टूटी फूटी के कितने गड्ढे हैं कि कई लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स खूब हो रहे हैं। वो जो काम नहीं हुआ सबसे पहले वो समस्या है। फिर है पानी जो गंदा आ रहा है। सब गलियां, सब रोड टूटे पड़े हैं, कोई भी रोड साबुत नजर नहीं आएगा आपको, एक गली साबुत नजर नहीं आएगी। कृष्णनगर की जनता, जिनका मानना है कि पार्टियां जुमले होते हैं, हर बारी जब सरकार बनने की बात आती है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके की जो है वादे जो है किए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो वादे करे हैं वो सिर्फ फ्रीबीज नहीं है, वो एक्चुअल में महिलाओं को देने की जो जरूरत की चीजें हैं उसके ऊपर वो उनकी बात कर रहे हैं। और वक्त बताएगा कि कृष्णनगर में जनता किसको चुनती है इस बारी, क्योंकि मुकाबला तीनों पार्टी में बराबर का है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मनशा लड्डा, दिल्ली। तो देखिए भाई, अब फाइनली थोड़ा थोड़ा मौसम आपके और मेरे जैसा हिसाब वाला होने लगा है। हाँ, देखिए अगर यहाँ पे शगुफ्ता बैठी होती ना तो मैं आज दिल खोल के उसको बोलती प्लीज वो फिर से गाना गाओ मौसम मस्ताना। बिकॉज वाकई वैसा ही मौसम हो गया। पर ठंड मतलब आई कम टाइम के लिए आई और ठीक है बहुत, लेकिन जितनी आई अच्छी आई। हाँ, अब गर्मी चाहिए वापस। इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, मतलब ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अब अभी वैसे ये मौसम सबसे बेस्ट है, ये मौसम एंजॉय करने वाला मौसम है। मतलब मैं कई बार जो दोस्त हैं वो पूछते हैं, मैं बोलती हूँ कि दिल्ली में कभी स्प्रिंग सीजन नहीं आता, और ये एग्जैक्टली स्प्रिंग सीजन है जिसका इंतजार हम करते रहते हैं। लेकिन बीच में ना ये कहा जा रहा था कि अभी देखो दोबारा ठंड आएगी। 29 को बोल रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आएगा जब बारिश होगी। बाकी एक 22 तारीख वाला तो निपट गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो नहीं आया। थैंक गॉड, आई होप कि आगे भी ना आए। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी अब आने वाली। क्यों खुशी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तो गर्मी काफी हद तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा ठंड है और हो सकता है मौसम फिर से एक बार करवट ले। दिल्ली एनसीआर में अब न कोहरा है और न कड़ाके की ठंड। ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब यहाँ पर भीषण सर्दी से निजात मिल चुकी है, क्योंकि मौसम का हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते कई दिनों से तड़के भले ही हल्की ठंड और ठिठुरन का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकल रही है। मौसम के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि तापमान में ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अभी भी अगर हमारा जो एयरपोर्ट ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे तो 14-15 नॉट विंड चल रही है। ये विंड्स के कारण से हमारा मौसम साफ है, मैक्सिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपका अगले 2 से 3 दिन ऐसा ही रहेगा। मिनिमम में भी आपका मे बी और 1-2 डिग्री घट सकती है, उसके बाद ज्यादा नहीं घटेगी।
आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सीजन के औसत तापमान से 1.6 डिग्री ज्यादा है, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा, जो औसत से 1.2 डिग्री कम है। आज भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब रहने के आसार हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक मंगलवार तक दिल्ली में तापमान 1 से 2 डिग्री गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 28 तारीख यानी मंगलवार से देश के कई भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम के जानकारों का मानना है कि जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आने की संभावना है। इन दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में फरवरी महीने की शुरुआत बारिश से हो सकती है। 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच 4 दिनों तक हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी या फिर बारिश होगी। इसका असर दिल्ली पर भी देखने को मिल सकता है और जनवरी के आखिरी दिनों में राजधानी में बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच बारिश का अनुमान है। वो 28-29 तारीख वाली जो पश्चिम विक्षोभ है, उसके कारण से दोबारा आपका बादल आ जाएंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 1 से 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगी। और थोड़ा बहुत पहाड़ी क्षेत्र में इसी के कारण से बारिश होने का भी संभावना है, स्नोफॉल होने की संभावना है, खासकर पहाड़ी राज्यों में 29 तारीख से लेके आगे 3 से 4 दिन तक। प्लेन्स में हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा के इलाकों में फिलहाल शीतलहर की स्थिति बरकरार रह सकती है। 28 तारीख तक कोल्ड वेव कंडीशंस पंजाब में रहेगी, हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी और हरियाणा में, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, कल परसों मॉर्निंग से इसमें कोल्ड वेव सिचुएशन आ जाएगी 2 दिन तक। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगी। रविवार को पंजाब, हरियाणा में बहुत सी जगहों पर कड़ाके की ठंड महसूस की गई। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर में पारा 4 से 4.5 डिग्री तक रहा। हरियाणा में करनाल सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां रविवार को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रहा। वहीं राजस्थान में सर्दी का ये हाल है कि सड़क पर बर्फ जमने लगी है। माना जा रहा है कि आज के बाद उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का तापमान बढ़ेगा। हालांकि ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, लिहाजा सर्दी की आंख मिचौली चलती रह सकती है। फिलहाल जिन इलाकों में शीतलहर है, वहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, लिहाजा सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी एक लम्हा ऐसा भी नजर आता है जिसमें बीता कल नजर आता है और यही ताउम्र याद भी रहता है। उस लम्हे की बस याद रह जाती है, क्योंकि वक्त सब कुछ लेकर जो आगे बढ़ जाता है और उस लम्हे से जुड़ी खुशी एक बेहतरीन याद के रूप में हमारी आंखों में झांकती है। बस कुछ ऐसे ही खुशगवार लम्हे हम रोजाना आपके साथ शेयर करते हैं और उसे अपनी यादों में संजोते हैं, ताकि जब पन्ने पलटे तो फिर उन लम्हों को भी देखा जाए और उससे खुशी का एहसास भी हो। मिलेंगे कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।